नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 6 जो है वंशागति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसका पार्ट 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज पढ़ने वाले हम लोग पार्ट 9। पार्ट 8 में हम लोगों ने बात किया था डीएनए से आरएनए का कैसे फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, इसके बारे में, यानी कि अनुलेखन के बारे में हम लोगों ने खूब अच्छे से वहाँ पे जान लिया था कि अनुलेखन होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। उसके बाद से हम लोगों ने वहीं पे जान लिया था आरएनए के प्रकार के बारे में कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन के भी बारे में हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बात कर लिया। इस सेशन में हम लोग जानेंगे आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। इससे पहले जो है हमारा कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस सेशन से, उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों को आंसर करना है इसका। पहला क्वेश्चन होगा क्या, अनुलेखन हमेशा किस दिशा में होता है, 5 to 3' या 3 to 5', ये बता देना है। दूसरा क्वेश्चन होगा कौन सा कारक आरएनए पॉलीमरेज पर जुड़ता है तब अनुलेखन शुरू हो जाता है, मतलब कि डीएनए से आरएनए का बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन होगा कौन सा कारक जब आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है तब अनुलेखन बंद हो जाता है, मतलब क्या कि कौन सा कारक जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर जुड़ेगा तो अनुलेखन बंद हो जाएगा। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन है डीएनए के किस स्ट्रैंड पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, किस स्ट्रैंड पे होता है, 5 to 3' या 3 to 5', बता देना है। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन होगा डीएनए के 5 to 3' इंड का अनुलेखन के अनुसार क्या कहते हैं, मतलब कि इस इंड को अनुलेखन के अनुसार क्या कहेंगे। उसके बाद से अगला छठा क्वेश्चन होगा डीएनए का वह भाग जो आरएनए को बनाने में भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है। तो इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं आज का ये सेशन जो होगा इस अध्याय का पार्ट 9। इस अध्याय का पार्ट 9। हम लोगों ने जान लिया है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अनुसार हम लोग जानते हैं कि डीएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो इसको बोला जाता है रिप्लिकेशन और रिप्लिकेशन यानी कि प्रतिलिपिकरण। उसके बाद से डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है एमआरएनए का तो इसको कहा जाता है अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो इसे बोला जाता है ट्रांसलेशन यानी कि रूपांतरण। इतनी बातें जो है हम लोग जानते हैं और इसी को कहा जाता है क्या, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बात हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। अब जो है इसके आगे का पोर्शन हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, जुड़े रहिए हमसे। और आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा होने वाला है, तो ध्यान एकत्रित करके आप जो है पूरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो शुरू कर रहे हैं क्या, तो डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ये कहलाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और उसके बाद से एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, तो बहुत सारे अमीनो अम्ल जब जुड़ते हैं, अमीनो अम्ल एमिनो एसिड, ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, और जब ये अमीनो अम्ल बहुत सारे एक साथ जुड़ते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और कैसे ये जुड़ेंगे इसी के बारे में जो है आज के वीडियो में हम बात
करने वाले हैं, यानी कि अमीनो अम्ल एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ते हैं, इसी के बारे में जो है आज जो है इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो अमीनो अम्ल होते हैं एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ते हैं, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हमें जानना है। इसे जानने से पहले, इसे समझने से पहले हम कुछ बातों को यहाँ पे जानेंगे, जो होगा क्या, आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोडॉन, और जेनेटिक कोडॉन हम जान जाएंगे, उसके बाद से हम अमीनो अम्लों का जुड़ना और उससे प्रोटीन का बनना हम लोग खूब अच्छे से जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आनुवांशिक कूट के बारे में। आनुवांशिक कूट इसको बोला जाता है जेनेटिक कोडोन। जेनेटिक कोडोन ये आनुवांशिक कूट है क्या, तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो। तो जॉर्ज गेमो का विचार था क्या, आरएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, कौन कौन सा, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये बात हमने पीछे भी बताया है। तो आरएनए में जो है ये 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनमें से 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो कोडोन बनता है, जेनेटिक कोडोन बनता है, यानी कि जेनेटिक कूट बनता है। जैसे कि AGC, AGU, CGA, CGA, AUG, ये क्या है, तो 3 जो ये नाइट्रोजनी क्षार है जुड़ रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है, तो एक कूट का निर्माण हो रहा है। यानी कि 3 नाइट्रोजनी क्षार जुड़ते हैं तो एक कूट बनता है, कूट बनता है, और उसी को बोला जाता है आनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोडॉन। उसे ही कहा जाता है आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोडॉन। तो जॉर्ज गेमो का विचार था कि mRNA पर जो ये 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं ये जो है आनुवांशिक कूट बनाते हैं, इनमें से 3 जुड़ करके आनुवांशिक कूट बनाते हैं, और यही जो है क्या करते हैं, तो अमीनो अम्लों के लिए कोड का कार्य करते हैं। अमीनो अम्लों के लिए कोड का कार्य करते हैं। किस प्रकार से ये अमीनो अम्लों के लिए कोड का कार्य करता है इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो उन्होंने विचार यही रखा कि ये जो 4 जो नाइट्रोजनी क्षार हैं इसमें से 3 मिलते हैं तो एक आनुवांशिक कूट बनता है, और इसकी संख्या होती है कितनी, तो 4। इसकी संख्या होती है कितनी, तो 4। और 4 में देखा जाए तो 3 कूट बनता है, 3 मिलकर के एक कूट का निर्माण करते हैं, 3 मिलकर के एक कूट बनाते हैं। तो इस प्रकार से 4 मिलेंगे तो कुल 64 कोडोन बनेंगे, यानी कि आनुवांशिक कूट बनेगा। आनुवांशिक कूटों की संख्या कितनी बनेगी, तो 64 बनेगी। और उसके बाद से यही जो आनुवांशिक कूट है तो किस तरह से अमीनो अम्ल पर कार्य करेंगे इसी के बारे में हमें जो है इस पूरे लेक्चर में जानना है। ठीक, तो हम लोगों ने जान लिया कि आनुवांशिक कूट जो है त्रिक होते हैं यानी कि ट्रिप्लॉइड होते हैं। 3 जो नाइट्रोजन बेस होते हैं जुड़ते हैं तो आनुवांशिक कूट बनते हैं। ठीक, अब जो है ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो अमीनो अम्ल है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो अम्लों से किसका निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं
कुल 20 प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल 20 प्रकार के। इसका आगे चल करके इसी पार्ट में नाम भी बताएंगे कि कौन कौन से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। फिलहाल हम समझते हैं क्या कि mRNA से प्रोटीन कैसे बनता है। हम ये बात समझेंगे कि mRNA से प्रोटीन कैसे बनता है, तो उसके बाद से हमें जो है इन कोडॉन का महत्व के बारे में पता चलेगा, यानी कि कोडॉन के बारे में हम खूब अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम कुछ जानते हैं। यहाँ पे जब डीएनए से mRNA बनता है, बताया गया है कि डीएनए से mRNA का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय जो है क्या होता है, इस पे खंड पाए जाते हैं, पार्ट पाए जाते हैं, इस तरह से पार्ट पाए जाते हैं। ये है एक्सॉन, ये इंट्रोन, ये है एक्सॉन, इंट्रोन। ये कब है? तो जब डीएनए से mRNA बनता है, mRNA का फॉर्मेशन होता है, mRNA बनता है, एक्सॉन, इंट्रोन, एक्सॉन। ठीक, तो ये है 5' इंट और ये है 3' इंट। अब जब दोनों ये पार्ट इसमें है, एक्सॉन और इंट्रोन, तो इसको नाम दिया जाता है क्या? तो HNRNA, HNRNA, यानी कि कहा जाए क्या, हेट्रोजेनस न्यूक्लियस आरएनए। ये जो है केंद्रक पर डीएनए में जो आरएनए बना हुआ है, और इसमें दोनों पार्ट हैं, एक्सॉन, इंट्रोन, एक्सॉन, इंट्रोन। इसमें से एक्सॉन जो होता है वो क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है, और एक्सॉन जो होता है क्या, इंट्रोन जो होता है वह इनएक्टिव होता है, यानी कि अक्रियाशील होता है। एक प्रोसेस आती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। और इस स्प्लाइसिंग प्रोसेस के द्वारा ये जो अक्रियाशील भाग है इस पर उपस्थित आरएनए पर, HNRNA पर, ये जो है निकल जाते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? तो स्प्लाइसिंग के द्वारा, यानी कि क्या, इंट्रोन और रिमूव्ड। तब क्या बचेगा इसमें? तब इसमें केवल बचेगा क्या? तो एक्सॉन और एक्सॉन। अब जो है इसे कहा जाएगा क्या? mRNA। अब इसे कहा जाएगा mRNA। तो इस स्प्लाइसिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि जो HNRNA में जो इंट्रोन होते हैं, अक्रियाशील भाग, वो रिमूव हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तब इसमें केवल क्रियाशील पार्ट बचता है, और इसको बोला जाता है mRNA। ठीक, इतनी बातें आई समझ में, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या, mRNA के बारे में, कि mRNA से प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, यानी कि mRNA से प्रोटीन कैसे बनता है, और इसी को बोला जाता है क्या? तो ट्रांसलेशन। तो जो डीएनए है, इस पर उपस्थित जो सूचनाएं होती हैं उसको mRNA में कॉपी कर लिया जाता है, यानी कि डीएनए से mRNA बनता है और mRNA में वह सूचना कॉपी कर ली जाती है। उसके बाद से जो mRNA है वैसे ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस mRNA पर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो अभी हमने बताया कितने क्षार होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, और ये जो 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं कुल मिलाकर के 20 अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। कितने अमीनो अम्लों को कोड करते हैं? तो 20 अमीनो अम्लों को कोड करते हैं।
और इसके लिए हमने कोडोन भी बताया कि इसमें से 3 मिलते हैं तो कोडोन बनते हैं। तो इस प्रकार से इसकी संख्या है 4 और 3 मिलेंगे तो कोडोन बनाएंगे। और कुछ कोडोन की जो संख्या होती है यानी कि आनुवांशिक कोड की जो संख्या होती हैं वह होती है कितनी, 64, यानी कि कुल मिलाकर के 64 कोडोन बनेंगे, 64 कोडोन का निर्माण होगा। उसके बाद से इसमें जो सक्रिय कोडोन होते हैं वह मात्र 61 ही होते हैं, यही एक्टिव होते हैं। और 3 जो होते हैं वह इनएक्टिव होते हैं, यानी कि उसे जो है बोला जाता है स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन। ठीक, तो इसे जो है कहा जाता है क्या, 3 को स्टॉप कोडोन। ये 3 स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं, इसको याद रखना है, UAA। ये जो 3 स्टॉप कोडोन होते हैं कौन कौन, UAA, UAG और UGA, UAG और UGA। जब mRNA पर ये कोडोन आ जाए तो यहाँ पर जो है प्रोटीन संश्लेषण का प्रोसेस जो है रुक जाता है। और ये इसमें से 61 जो है क्रियाशील होते हैं, एक्टिव कोडोन होते हैं, जिसमें से AUG कोडोन, AUG कोडोन ऐसा है जो mRNA पर जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होगी, यानी कि प्रोटीन जो फॉर्मेशन है वहीं से स्टार्ट होगा। कहाँ से, तो AUG कोडोन से, इसलिए इसको बोला जाता है स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन कौन सा है, तो AUG। दूसरी बात कि जो AUG कोडोन है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बताया गया, प्रत्येक कोडोन जो होता है एक अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है, तो उसी प्रकार से AUG है जो एक अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है, उसे कहा जाता है मिथियोनिन, मिथियोनिन। ठीक, इस अमीनो अम्ल के लिए यह कोड करता है। अब हम जानेंगे कि ये जो इससे प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है। अब हम यहाँ पे mRNA बनाएंगे। mRNA ये जो है 5' है और ये जो है 3' है। और ये यहाँ पे होते हैं नाइट्रोजन बेस, क्या, नाइट्रोजन। अब जो है हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि कौन कौन से इसमें नाइट्रोजन बेस है, जैसे कि CAUGC, GACAU, उसके बाद से CGAU, AA, ये जो है आपका क्या है, तो 3' है। कुछ इस तरह से जो है mRNA पर क्या होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक, इतनी बात। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे यहाँ पे जो अमीनो अम्ल के लिए इस पर जो है कोड होता है और यहाँ से जो है किसका फॉर्मेशन होता है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जब mRNA से राइबोसोम जुड़ता है, क्या, राइबोसोम, जब mRNA पर राइबोसोम जुड़ता है, ठीक, राइबोसोम जुड़ता है, तब जो है क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण शुरू होता है। अब जो है इस प्रोसेस में एक RNA होता है जिसको बताया गया है tRNA के बारे में। किसके बारे में, तो tRNA के बारे में। ठीक, tRNA का जो स्ट्रक्चर होता है क्लोपर लिफ,
लाइक टीआरएनए के बारे में। देखिए तो ये जो है एक टीआरएनए है, टीआरएनए, इसके पास जो है क्या होता है, तो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल। बताया गया 20 प्रकार का अमीनो अम्ल, कोई भी अमीनो अम्ल होता है और उस अमीनो अम्ल के लिए इसके पास होता है एंटीकोडोन। एंटीकोडोन क्या होता है, एंटीकोडोन होता है। जैसे कि इसके लिए जो मिथियोनिन है, मिथियोनिन के लिए जो कोडोन होता है वो AUG होता है। ये क्या है, तो मिथियोनिन का कोडोन है, मिथियोनिन। और इसके लिए एंटीकोडोन क्या होगा, तो बताया गया है कि E के सामने जो होता है यूरेसिल होता है, यूरेसिल के सामने एडेनिन होता है और ग्वानिन के सामने साइटोसिन होता है। ये क्या है, तो एंटीकोडोन है, एंटीकोडोन है। तो मान लेते हैं ये जो आपका अमीनो एसिड है क्या है, मिथियोनिन है, मिथियोनिन है। ठीक, तो मिथियोनिन के लिए एंटीकोडोन इस पर क्या होगा, तो UAC। अब ये जो टीआरएनए है इस एंटीकोडोन को लेकर के आता है कहाँ पे, तो mRNA के पास, mRNA के पास। और mRNA क्या करता है कि इसके लिए जो एंटीकोडोन है इसके लिए कोडोन को चेक करता है कि mRNA पर इसके लिए कोडोन है कि नहीं। यदि कोडोन है तो वहीं पे उस अमीनो अम्ल को छोड़ देता है और उसके बाद से चला जाता है। तो ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है उनको कोड करने के लिए इस टीआरएनए पर जो है अलग अलग एंटीकोडोन होते हैं। अलग अलग अमीनो अम्ल है उसके लिए अलग अलग एंटीकोडोन होते हैं जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए क्या करते हैं, तो कोड करने का काम करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है, तो ये क्या है, एंटीकोडोन है, एंटीकोडोन। और इसके लिए कोडॉन क्या हो जाएगा, तो AUG हो जाएगा, AUG। और यही हमने बताया कि स्टार्ट कोडॉन है। जब इस mRNA पर जहाँ पर होगा ये, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है AUG, यहीं से प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यहीं से जो है प्रोटीन का संश्लेषण स्टार्ट होगा, शुरू होगा। जहाँ भी होगा, जहाँ कहीं पर भी mRNA पर ये होगा, कौन सा, तो AUG, यहीं से प्रोटीन संश्लेषण शुरू होगा। अब जो है ये कोडोन आता है, एंटीकोडोन लेकर के आता है कौन, तो टीआरएनए। टीआरएनए जो है एंटीकोडोन लेकर के आता है। ठीक, ये है टीआरएनए और इसके पास जो है एंटीकोडोन है कौन, तो इसके पास एंटीकोडोन है कौन, तो UAC। ठीक, तो यहाँ से ये जो C है यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि इसको चाहिए कौन सा, तो स्टार्ट कोडोन AUG। और इसके लिए इस पर जो है अमीनो अम्ल है मिथियोनिन, मिथियोनिन। देखिए ये जो है यूरेसिल इसके लिए मैच कर जाएगा, ये जो एडेनिन है इस यूरेसिल के लिए मैच कर जाएगा और ये जो है साइटोसिन इस ग्वानिन के लिए मैच कर जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है मैच कर गया कोडोन, एंटीकोडोन कोडोन से, यानी कि अब ये जो टीआरएनए है ये क्या करेगा, इस अमीनो अम्ल को यहीं पे छोड़ देगा। उसके बाद से दूसरा टीआरएनए आएगा दूसरे प्रकार के अमीनो अम्ल को लेकर के। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक दूसरा अमीनो अम्ल है, इसके पास जो एंटीकोडोन है वो क्या है, तो GCU। GCU इसके पास एंटीकोडोन है, तो इसके लिए ये क्या है, तो एंटीकोडोन है। तो इसके लिए जो कोडोन हो जाएगा वो क्या होगा, CGU, CGA होगा। ठीक, अब जो है यहाँ पे टीआरएनए आया,
टीआरएनए आया क्या लेकर के, तो अमीनो अम्ल को लेकर के, अमीनो अम्ल को लेकर के। और उसके बाद से क्या करेगा, यहाँ पे इसके पास एंटीकोडॉन कौन कौन सा है, तो है GCU। अब देखिए जी जो है, जी के सामने साइटोसिन होता है, सी के सामने ग्वानिन होता है, यूरेसिल के सामने एडेनिन होता है, ये बताया गया है बात। अब यहाँ पे क्या कर गया, ये जो कोडोन है वह मैच कर गया, मिल गया। अब क्या करेगा, ये टीआरएनए इस अमीनो अम्ल को यहीं पे छोड़ देगा। जैसे ये मैच करता है, ये टीआरएनए जो है छोड़ करके चला जाता है, ये टीआरएनए जो है छोड़ करके चला जाता है। अभी हमने बताया कि यह जो है राइबोसोम के कारण होता है, राइबोसोम रहेगा तभी फॉर्मेशन होगा, राइबोसोम रहेगा तभी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। राइबोसोम किससे जुड़ा हुआ है, mRNA से जुड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, अगला जो tRNA है उसको देखते हैं हम। ये जो है एक tRNA है, इसके पास मान लेते हैं कि क्या है, तो UAG जो है एंटीकोडोन है, एंटीकोडोन है। तो इसके लिए कोडोन क्या हो जाएगा, तो AU, उसके बाद से C, इसके लिए यही हो जाएगा AUC। अब जो है देखा जाएगा इस पर AUC कहीं है कि नहीं, AUC अब यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से तो नहीं, ये क्रम टूट जा रहा है। अब क्या होगा, ये जो tRNA है वो अमीनो एसिड को लेकर के आएगा और इसके लिए जो है कोडोन नहीं मिल पाएगा, इस कारण से यह फिर से वापस चला जाएगा। अब जो है फिर दूसरा आएगा, दूसरा tRNA, ये जो है एक tRNA है, ये जो है एक tRNA, इसके पास अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल, इसके पास जो है एंटीकोडोन है कौन सा, तो GUA, इसके पास एंटीकोडोन है। तो इसके लिए कोडोन क्या हो जाएगा, तो कोडोन हो जाएगा, वह होगा क्या, तो CAU। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे CAU mRNA पर, तब यह जो है tRNA आएगा क्या लेकर के, तो अमीनो एसिड को लेकर के आएगा और अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। एक बात और यहाँ पे छूटा है, जैसे ही tRNA जाता है, ये जो अमीनो अम्ल होते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा। ठीक, ये बात याद रखनी है कि पेप्टाइड बंध द्वारा ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो जुड़ जाते हैं। अब ये जो आया कौन सा, तो tRNA अमीनो अम्ल को ले करके, अमीनो एसिड को ले करके, जो कि इसके पास है एंटीकोडोन कौन सा वाला, तो GUA वाला, GUA वाला। अब जो देखते हैं कि G के सामने C होता है, उसके बाद से U के सामने ये होता है, A के सामने यूरेसिल होता है। ठीक, तो ये जो है कोडोन मैच कर गया इस एंटीकोडोन से, तब क्या होगा, तो ये tRNA इस अमीनो अम्ल को यहाँ पे छोड़ देगा। जैसे ही ये जुड़ता है, ये जो tRNA है इसका अमीनो अम्ल इसके अमीनो अम्ल के साथ पेप्टाइड बंध बना लेता है और ये tRNA अमीनो अम्ल को छोड़ करके चला जाता है। ये जो tRNA है यहाँ पर अमीनो अम्ल को छोड़ करके क्या हो जाता है, तो चला जाता है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो है मान लेते हैं कोई tRNA आया, ये जो है एक tRNA है, इसके पास अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल, इसके पास एंटीकोडोन जो है GCU है, इसके पास जो है एंटीकोडोन क्या है, GCU है। तो G जो है C से मैच करेगा, क्योंकि G के सामने साइटोसिन होता है, साइटोसिन के सामने ग्वानिन और यूरेसिल के सामने एडेनिन। ये क्या हो गया, तो इसके जो है एंटीकोडोन कोडोन से मैच करेगी, ये एंटीकोडोन है। अब जब जैसे ही मैच करते हैं, ये अमीनो अम्ल को यहाँ पे छोड़ देता है और ये अमीनो अम्ल इसके साथ पेप्टाइड बंध
बना लेता है। कौन सा बंध? तो पेप्टाइड बंध बना लेता है। और उसके बाद से ये जो टीआरएनए है वह अमीनो अम्लों को छोड़ करके चले जाते हैं। अब जो है यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो अब आ गया mRNA पर कोडोन UAA। और UAA कौन सा कोडोन है? अभी हमने बताया कि ये 3 प्रकार के जो कोडोन होते हैं उसको स्टॉप कोडोन कहा जाता है। जहाँ कहीं पर भी ये आ जाएंगे स्टॉप कोडोन mRNA पर, वहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है, यानी कि वहाँ से प्रोटीन का बनना जो है रुक जाता है। इतनी बातें जो है आप याद रखिएगा। यानी कि mRNA पर जो स्टार्ट कोडोन है AUG ये भी होता है, और जो स्टॉप कोडोन होते हैं UAA या UAG या UGA ये भी दोनों मौजूद होते हैं। तो जहाँ से AUG होता है वहाँ से प्रोटीन संश्लेषण शुरू होता है, और AUG आता है वहाँ पे जो है प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। जब प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है तो ये tRNA चले जाते हैं। ये tRNA जो है क्या होते हैं? चले जाते हैं। और ये जो बहुत सारे अमीनो अम्ल यहाँ पे आए, जुड़ते हैं और जुड़ करके बनाते हैं क्या? प्रोटीन। इस तरह से जो है mRNA पर क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस क्रिया को बोला जाता है ट्रांसलेशन। पहले भी मैंने बताया ट्रांसलेशन। अब क्या हुआ यहाँ पे? तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी तरह से जो है कोशिका द्रव्य में mRNA पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्रिया यही है। ये कब होगा? तो अभी हमने बताया कि जब राइबोसोम उपस्थित रहेगा तब। ये क्या है? तो राइबोसोम है। यहाँ पे हमने मेंशन किया है राइबोसोम जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको जो है ये सारा प्रोसेस जो है समझ में आया होगा। खूब अच्छे से आप जो है इसे समझ पाए होंगे। ठीक, अब जेनेटिक कोड कितने होते हैं, कैसे बनते हैं? तो जेनेटिक कोड तो हमने बता दिया यहाँ पे कि 64 होते हैं, जिसमें से 61 एक्टिव होते हैं और जो 3 होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं। कौन कौन होते हैं? UAA, UAG और UGA। ये जो होते हैं क्या होते हैं? तो स्टॉप कोडोन होते हैं। ये किससे बने होते हैं? तो 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस से, जो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और ये जो नाइट्रोजन बेस होता है कहाँ पे पाया जाता है? तो RNA में पाया जाता है, क्योंकि DNA में जो है यूरेसिल के सामने थायमीन होता है। यूरेसिल के स्थान पे वहाँ पे क्या होता है? थायमीन होता है। तो ये DNA में नहीं होता है यूरेसिल, यानी कि ये जो नाइट्रोजन बेस है वो RNA में पाया जाता है। और RNA से प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो एक कोडोन जो होता है किसी एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, लेकिन इसमें से 61 ही होंगे जो अमीनो अम्ल के लिए कोड करेंगे। 61 कितने प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए? 20 अमीनो अम्ल के लिए। 3 जो है क्या करेंगे? तो अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करेंगे। अभी हमने बताया कौन कौन से होते हैं। ये UAA होता है, उसके बाद से UAG होता है, उसके बाद से UGA होता है। ये 3 कोडोन जो होते हैं किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते हैं। अभी हमने बताया कि ये 3 कहीं भी आ जाए mRNA पर तो वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है, यानी कि प्रोटीन का बनना रुक जाता है। लेकिन वहीं जो इस 61 में जो AUG वाला कोडोन है, ये जहाँ से शुरू हो जाएगा इस mRNA पर, वहीं से प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कब शुरू होगा? तो tRNA इसके लिए एंटीकोडोन लेकर के आएगा तब। और tRNA एंटीकोडोन कब लेकर के आएगा? जब mRNA से राइबोसोम जुड़ेगा तब। इतनी बातें जो है आप याद किए रहिए। तो प्रोटीन संश्लेषण का पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे बता दिया है। अब जो है हम बताएंगे
कि ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं और इसके लिए कौन कौन से कोडोन होते हैं। तो यहाँ पे बने रहिए और इससे भी जान लीजिए कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल कौन कौन होते हैं। इसको मिटाएंगे, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो हमने अभी जाना आनुवांशिक कूट के बारे में। आनुवांशिक कूट, और इसमें जो है हम लोगों ने ये जाना कि mRNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, जिसमें से जो कोडॉन बनते हैं वो 64 बनते हैं। कितने बनते हैं? तो 64 कोडॉन बनते हैं, और इसमें से जो 61 होते हैं वो सक्रिय होते हैं, मतलब 20 प्रकार के कोडोन, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए यही कोडोन होते हैं। उसके बाद से जो 3 होते हैं ये स्टॉप कोडोन होते हैं, स्टॉप कोडोन। इतनी बातें जो है हम लोग जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे ये कोडोन, कौन कौन से कोडोन ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं और ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। आ रहा होगा सभी। इस तरह से हम यहाँ पे 4 खाने बना लेंगे और इधर भी 4। इधर भी हो गया कितना? तो 4। यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया जिसकी संख्या है कितनी? तो 16। 1 2 3 4 और इधर से भी 4, तो संख्या हो जाएगी 16। और प्रत्येक में जो है 4 कोडोन बनेंगे और इस तरह से 16 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 64 कोडोन। कितने कोडोन? तो 64 कोडोन। अब जो है इसको हम क्रम से रखेंगे, चाहे इसी क्रम से रखें या किसी दूसरे क्रम से। तो हम एक यहाँ पे क्रम लेकर के आएंगे, क्या? UCAG क्रम, UCAG का क्रम। यही चारों प्रकार के नाइट्रोजन बेस हैं, तो यहाँ पे रखेंगे UCAG, यहाँ भी रख देंगे UCAG। उसके बाद से यहाँ पे रखेंगे क्या? UCAG। सभी में जो है 4 कर देंगे, UCAG। ये भी हो जाएगा UCAG। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया? तो इन कोडोन को एक बार ऐसे रख दिया, चारों इन नाइट्रोजन बेस को चारों को 4 खाने में, इधर भी 4 खाने में, और प्रत्येक खाने में जो है 4 कर दिया। ठीक, अब जो है UCAG, ये बात याद रख लेना है कि जो हम यहाँ पे रख रहे हैं वही इधर भी रखना है, इसके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो आराम से हम बना लेंगे क्या? तो ये 64 प्रकार के कोडोन, और 64 प्रकार के कोडोन से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, और ये कौन कौन से होंगे इसे भी हम अभी क्लियर कर देंगे। देखिए, एक U है, एक ये U है और एक ये U, 3 मिले और 3 मिलता है तो एक कोडोन बनता है। तो क्या होगा? U। थोड़ा यहाँ से नहीं दिख रहा है, अब दूसरे पेन से बना देते हैं। ये हो जाएगा U। उसके बाद से ये U और उधर का C हो जाएगा UUC। ये U और उसके बाद से उधर का हो जाएगा A, तो UUA। फिर U और G हो जाएगा,
यू और जी, यानी कि ये दो मिल रहे हैं और एक ये मिल रहा है, तो बन गया क्या 4 कोडॉन एक खाने में। उसके बाद से यू सी यू इसमें बनेगा, फिर बनेगा यू सी ए, ये यू है, सी है, उसके बाद से ए है, उसके बाद से यू सी और क्या, तो यहाँ पे सी होगा ना, यू सी सी, उसके बाद से आ जाएगा यू सी ए और उसके बाद से यू सी जी। अब देखिए दो जो है यहाँ पे कॉमन मिल रहा है और यू सी ए जी जो है ये मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन लिख देंगे क्या, यू ए और यू ए और बन जाएगा क्या, यू सी ए जी। बहुत ही आराम से बन गया। उसी प्रकार से हो जाएगा क्या, यू जी और यू जी, और उसके बाद से हो जाएगा क्या, यू सी ए जी। उसी तरह से हो जाएगा सी यू और सी यू, हो जाएगा यू सी ए जी। फिर ये बनाएंगे तो सी सी और सी और हो जाएगा क्या, यू सी ए जी। फिर ये सी और ए हो जाएगा तो सी ए, ये सबसे सरल तरीका है। फिर हो जाएगा यू सी ए जी और ये सी और जी बनिएगा तो सी जी, उसके बाद से सी जी और सी जी, फिर हो जाएगा यू सी ए जी। अब देखिए ए यू होगा ना, ए यू और ए यू हो जाएगा यू सी ए जी। अब देखिए ये होगा ए सी, ये हो जाएगा ए सी और ए सी, फिर हो जाएगा यू सी ए जी। उसको एक बार लिख, ये जो है ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं और उसके बाद से इसको जो है एक बार लिख देते हैं। इतनी बात जो है समझ में आ गया होगा, आप भी बना लिए होंगे बहुत ही अच्छे से। ए ये हो जाएगा ए और ए और उसके बाद से हो जाएगा यू सी ए जी। फिर ये हो जाएगा क्या, तो ए जी, फिर ये हो जाएगा यू सी ए जी। उसके बाद से इसे बना लेते हैं तो जी यू होगा, जी यू और जी यू, ये हो जाएगा यू सी ए जी। फिर होगा जी सी और जी सी, उसके बाद से यू सी ए जी। फिर यहाँ पे चलते हैं तो ये होगा जी ए और जी ए, फिर ये हो जाएगा यू सी ए जी। फिर ये हो जाएगा जी जी और जी जी, और ये हो जाएगा यू सी ए जी। तो यहाँ पे क्या होगा, कुल 64 प्रकार के कोडॉन बन गए। कितने, तो 64। अब जो है हम जानेंगे कि कौन से कोडॉन किसके लिए कौन सा अमीनो अम्ल बनाता है। तो यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं दो, ये बनाते हैं फिनाइल एलेनीन, और उसके बाद से ये जो दो है ये बनाते हैं ल्यूसीन। ये अमीनो अम्ल है, ये जो दो कोड बनाते हैं फिनाइल एलेनीन, और ये जो दो कोड होते हैं किसके लिए होते हैं, तो ल्यूसीन के लिए होते हैं। उसके बाद से ये जो पूरा कोड आता है वो सेरीन के लिए आता है, सेरीन नामक अमीनो अम्ल के लिए, यानी कि सेरीन के लिए कोड करेंगे ये कोडॉन। उसके बाद से यहाँ पे जो है आएगा तो ये दो होगा टायरोसिन, और उसके बाद से ये जो कोड होंगे ये किस अमीनो अम्ल के लिए कोड करेंगे, तो ये जो दो होंगे, देखिए अभी हमने स्टॉप कोडॉन बताया, स्टॉप कोडॉन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से, तो UAA, उसके बाद से UAG, UAG और UGA, ये स्टॉप होते हैं। तो यही ना UA और UAG, तो ये हो जाएंगे कौन सा कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, यानी कि ये किसी भी अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करेंगे।
फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो दो कोडोन है किसके लिए कोड करते हैं, तो ये है सिस्टीन के लिए, सिस्टीन अमीनो एसिड के लिए। उसके बाद से ये वाला जो है स्टॉप कोडोन होता है, स्टॉप कोडोन, और ये वाला जो होता है जिस अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है उसका नाम है क्या, तो ट्रिप्टोफैन के लिए, ट्रिप्टोफैन के लिए। ठीक, तो ये हो गया कुछ अमीनो एसिड। अब आगे बढ़ते हैं, इन जो कोडोन के लिए कौन सा अमीनो अम्ल, तो इन चारों के लिए जो अमीनो एसिड आता है वो है ल्यूसीन। तो ये चारों के लिए ल्यूसीन, ये चारों जो है किस अमीनो अम्ल का कोड करेंगे, तो ल्यूसीन का। उसके बाद से ये जो है चारों जिस अमीनो अम्ल के लिए कोड करेंगे वो है क्या, प्रोलीन। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें से दो जो है हिस्टिडीन के लिए, हिस्टिडीन को कोड करेंगे, और ये जो दो है वो किसे कोड करेगा, तो ये है ग्लूटामीन के लिए, ग्लूटामीन एसिड के लिए, ग्लूटामीन एसिड के लिए। उसके बाद से आगे चलते हैं, इस ये जो है सभी अर्जिनिन को कोड करेंगे, अर्जिनिन को कोड करेंगे, ये सभी कोडोन। उसके बाद से इसमें आते हैं, तो ये है क्या, तो ये जो दो है, ये जो दो नहीं, ये जो तीन है, ये जो है आइसोल्यूसिन को कोड करेंगे, किसको, तो आइसोल्यूसिन। उसके बाद से ये जो एक है ये किसके लिए, तो मिथियोनिन के लिए। बताया गया यहीं से जो है शुरू होता है क्या, प्रोटीन फॉर्मेशन, मिथियोनिन को कोड करेंगे, ये जो एक कोड होगा। उसके बाद से थ्रियोमीन के लिए, थोड़ा सा स्पेलिंग जो है मिस्टेक हो सकता है, तो इसको जो है आप बुक में देख लीजिएगा इन कोडोन के बारे में। उसके बाद से ये जो एक कोडोन है जिस अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है उसका नाम है सिस्टीन। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो एस्परेजीन के लिए ये दो कोड करते हैं, एस्पराजीन। उसके बाद से ये जो दो कोडोन होते हैं वो लाइसिन के लिए करते हैं। अब इन कोडोन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें से दो सेरीन को कोड करते हैं, सेरीन को, और उसके बाद से एक जो है अर्जिनिन को कोड करता है। ये जो दो है अर्जिनिन। अब बचा हुआ है ये वाला, इसको भी कंप्लीट करते हैं। ये चार जो है वैलिन अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं, वैलिन अमीनो एसिड के लिए। उसके बाद से ये चार जो है एलिनीन के लिए, एलेनीन। उसके बाद से यहाँ पे जो है चार है, इसमें से दो जो है एस्परेजीन के लिए कोड करते हैं, एस्परेजीन अमीनो अम्ल के लिए। और ये जो दो है वो है ग्लूटामिक एसिड के लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करते हैं। अब ये जो चार बनते हैं सभी जो है, ये जो चार है वो ग्लाइसिमीन एसिड के लिए कोड करते हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया पूरा कि सभी जो कोडोन है कौन कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। इतनी बात जो है आप याद किए रहिएगा। अब कुछ बातें जो हमने पहले बता दिया है, और ये बातें जो होगी वो क्वेश्चन में ज़रूर पूछता है कहीं ना कहीं पे। क्या, तो सबसे पहली बात कि EUG ये दोहरा कार्य करता है। एक क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण यहीं से शुरू होगा, जहाँ पे ये mRNA पर होगा प्रोटीन संश्लेषण यहीं से शुरू होगा। और दूसरी बात कि यह जो है मिथियोनिन के लिए कोड करता है, मिथियोनिन के लिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये सभी नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछा, लेकिन जो मुख्य है उसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं।
AUG कई बार पूछ चुका है। AUG किस एमिनो एसिड के लिए कोड करता है? तो है मेथियोनीन। ठीक, उसके बाद से आगे जानते हैं, एक कोडोन जो है सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ये नहीं है कि एक कोडोन जो है कई अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे कि AUG है मिथियोनिन को कोड करेगा, अन्य किसी को नहीं। AUG जो है इस टायरोसिन को नहीं करेगा, हिस्टिडीन को नहीं करेगा, केवल मिथियोनिन को ही करेगा। मतलब कि एक कोडोन जो है एक अमीनो एसिड को क्या करता है? कोड करता है। उसके बाद से टर्मिनेशन कोडोन क्या होते हैं? जो स्टॉप कोडोन होते हैं, स्टॉप कोडोन तीनों है ना, UAA, UAG और UGA, इनको बोला जाता है टर्मिनेशन कोडोन। क्या कहा जाता है? टर्मिनेशन कोडोन। फिर आता है 64 कोडोन में कितने सक्रिय होते हैं? तो 61 सक्रिय होते हैं, क्योंकि 3 जो है क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन होते हैं, जो कि अमीनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण वहाँ पे क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो कितने सक्रिय कोडोन होते हैं? तो ये होते हैं कितने? 61। और इन जो 61 कोडोन हैं, ये कई बार जो है 50 बार एग्जाम में पूछ चुका है कि सक्रिय कोडोन कितने होते हैं, स्टॉप कोडोन कितने होते हैं। उसके बाद से जो होते हैं कुछ अमीनो अम्लों का कूट 1 से अधिक होता है। क्या मतलब? कि कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिसके जो एक कूट होते हैं 1 से अधिक। जैसे कि टायरोसिन के लिए 2 कूट है, उसी तरह से हिस्टिडीन के लिए 2 कूट है। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं उसके लिए 1 से अधिक कूट होते हैं। जब 1 से अधिक कूट होते हैं तो उसको नाम दिया जाता है डीजेनरेट कोडोन। ठीक है ना, अमीनो अम्ल का 1 से अधिक कूट हो सकता है, कोडोन हो सकता है, और इसलिए उसे कहा जाता है डीजेनरेट कोडोन। उसके बाद से अगला हम जान लेते हैं क्या? तो कोडोन सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का क्या मतलब? सभी जीवों में वह कोडोन उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा, किसी दूसरे को नहीं। जैसे कि AUG हम लोगों के शरीर में मिथियोनिन जो अमीनो एसिड होता है उसके लिए कोड करता है, मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए। तो दूसरे जीवों में भी, दूसरे जंतुओं में भी मिथियोनिन क्या यह जो AUG होगा मिथियोनिन के लिए ही कोड करेगा। ये नहीं है कि वहाँ पे यह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने पूरा प्रोटीन संश्लेषण और अमीनो एसिड के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिया है। उसके बाद से जो है अब हम इसके जो पार्ट छूटे हुए हैं नेक्स्ट पार्ट में उसे कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है ये जो है ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच पाए और सभी जो है एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क लेकर के आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।